तो हम लोग ISI है ना वो देख रहे थे। तो यहाँ पे कल हमने PSA पार्ट कंप्लीट किया था, PSB स्टार्ट करते हैं। तो म्यूट कर लीजिए जी गंगोत्री, यू कैन म्यूट है ना, और यू कैन। ओके। तो यहाँ से ये वाला पार्ट है जी PSB 2020 है ना। तो देखिए इसको ट्राई करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज अ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एंड L1 L2 बी द tangent to its graph at x is equal to 0 and x is equal to 2 respectively. Find the area of the region enclosed by the graph of f and the two lines L1 L2. आसान है ना। तो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना। सो यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x is equal to 0 एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x is equal to 1। तो दो टेंजेंट लाइन आ जाएंगी। एंड तीसरा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ f, और f क्वाड्रेटिक है तो इंटीग्रेशन से एरिया भी आ जाएगा। तो थोड़े कैलकुलेशंस हैं, बट क्या आप कर पाएंगे, मैं सॉल्व करूं? समझ आ रहा है जी? श्रीकांत या हर्ष आप लोग है ना, बताइए। जी सर समझ आ रहा है। आसान है, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल आपको dy बाई dx निकालना है, उस स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो इक्वेशन क्या होती है, x को 0 रखेंगे तो y 2 हो गया। तो यहाँ पे आपको निकालना है किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है और किस पॉइंट पे ना। तो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, जैसे मान लो x नॉट अभी बोल देता हूँ 0 को, तो y नॉट क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, यहाँ पुट करोगे तो ये 2 आ जाएगा। सो पॉइंट इज 0,2। तो यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,2, यह आ जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ जो एम नॉट है वो स्लोप है, dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट वाई नॉट। देन यू है ना टेक अनदर पॉइंट x1 जो कि यहाँ पे 2 दे रखा है ना, अच्छा 2 दे रखा है। तो y1 क्या हो जाएगा, तो इसमें x को 2 रख दो, 4 माइनस 4 प्लस 2, तब भी 2 ही आ रहा है ना, चेक कर लो। तो ये हो गया। सो 2 2 ये पॉइंट है। अब फिर से क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन एम वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन है ना। ये x1 y1 यहाँ पे है, m1 क्या होगा, सो m1 इज dy बाई डी एक्स एट x1 y1। नाउ यू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टू इक्वेशंस आ गए, ग्राफ बना लो। और ये क्वाड्रेटिक है तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे आप, दिस इज x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन, अगर आप केयरफुल्ली देखोगे सो दिस इज x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन। तो समझ गया ना। तो रफली अगर आप ग्राफ बनाओगे सो यू विल हैव समथिंग लाइक है ना x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन। तो रफली इस तरह कुछ ग्राफ होगा। अब आप x बराबर 0 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे ये कह रहा है ना। सो ये पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला एट x इक्वल टू 0। सो यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 2 है। सो एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करोगे, रफली मान लो ये है, दूसरा यहाँ ड्रॉ करोगे कुछ मे बी। सो ये हो जाएगा, देन इसका एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेशन से एरिया निकाल सकते हो ना, यू नो हाउ टू फाइंड एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, सो यू कैन फाइंड, इस तरह से कुछ आएगा। ये सर वो सिमेट्रिक अराउंड वन है तो इस तरफ का पूरे का एरिया निकाल के फिर वो ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। वो भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए जैसे आपको समझ आ रहा है ना। तो बट ये किया जा सकता है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जो भी आएगा रफली। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज कि फाइंड द नंबर ऑफ 3x3 matrices A such that the entries of A belongs to set Z है ना। So find the number of 3x3 matrices A such that entries of A belongs to Z, जो कि set of all integers हैं, such that trace of A transpose A is 6। So ये जो trace of A transpose A है, इसका कुछ रिजल्ट है। ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज A 6 हो जाए, आई थिंक रिजल्ट ये होता था कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए वही होता है जो रैंक ऑफ ए होता है, लेकिन ट्रेस में देखना पड़ेगा है ना। चलिए ट्राई करके देखते हैं। सो 3x3 की एक मैट्रिक्स है जो इंटीजर एंट्रीज ले सकती है, और आपको बताना है कितने ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसमें ए ट्रांसपोज ए का ट्रेस 6 होगा। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स वैसा अपनी मर्जी से, एंड देन आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। ए ट्रांसपोज ए निकालिए, जनरल वे में कर सकते हैं हम लोग।
सर ये कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन सा बन रहा है क्या बनेगा? सर। जनरल मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मानी। ठीक है, मान तो लिए। फिर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज से स्क्वायर में बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, मतलब सब टर्म्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 6। मतलब ईच एलिमेंट के स्क्वायर का सम हो गया है ना? यस सर, इक्वल्स टू 6। तो फिर अभी डायगोनल एलिमेंट कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन बन गया। तो अब तो आसान हो गया। जैसे अगर हम ए मान ले, अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9। तो अगर आप पहले आपका काम होगा ए ट्रांसपोज ए निकालना, ये तो निकाल लेंगे आप लोग, ये भी 3x3 है जैसे आप बता रहे हैं। तो ट्रेस ऑफ जब ए ट्रांसपोज ए लिखेंगे तो ये होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x9 स्क्वायर, यही होगा। अब इक्वल टू 6 जी। अब यहाँ पे ईच xi आपका इंटीजर है, सो एक्चुअली नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन का इनडायरेक्टली हमें फाइंड करना है। xi कोई भी इंटीजर हो सकता है इस तरह से। तो सोचिए कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं हम लोग। क्या क्या हो सकता है? 9 टर्म्स है और 6 आ रहा है टोटल, और इंटीजर ही लेना है। वी हैव टू कंसीडर इंटीजर ओनली। तो आपको केसेस देखने पड़ेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस चाहिए, हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस चाहिए, तो इसमें परमुटेशन होगा तो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा। जैसे एक केस, सबसे आसान केस आप क्या बना सकते हैं कि 1 1 1 हम 6 बार ले ले, राइट, और 0 0 0, ये एक पॉसिबिलिटी है। 6 टाइम 1 और 3 टाइम 0। अब इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशंस होंगे आप बताइए? 9 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? लेकिन यहाँ रिपीटेशन भी है, कोई दिक्कत, हम जानते हैं ना। तो इसका कॉम्बिनेशन 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये ना सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो दीज मेनी मैट्रिसेस बनेगा इनके हेल्प से। दूसरा केस, तो ये ऐसा कर देता हूँ, पहला केस। दूसरा केस और क्या बना सकते हैं बताइए आप? ये सोचना पड़ेगा काफी, नहीं? 4 अच्छा, यहाँ और पे मैं ये भी 1 कर 1। सकता था, +-1 ये भी तो है। ओ, तो एक काम करते हैं, 1 की जगह +-1 लेते हैं, प्लस या -1। तो यहाँ पे कितने, अब क्या डिफरेंस आएगा? ओ, तब दिक्कत ये होगी कि तीन तो 0 फिक्स कर दिया हमने, तो या तो ऐसे काउंट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ काउंटिंग दिस मच। अब मैं ऐसे ना करके अब मैं ऐसे काउंट करूं कि चलो 3 तो 0 कोई फिक्स हो जाएगा, एनी 3। तो पहले कोई 3 इसमें से 0 फिक्स कर दोगे आप। नाउ ये काउंट करने पड़ेंगे ना। या ठीक है, अभी वो केस अगर तुम देखो जो था हमारे पास कि भाई चलो 1 1 1 वाला ठीक है, अब बाद में -1 को इंक्लूड करते हैं, फिर उसके कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा नहीं। जी सर, बट ये वही सारे चीज़ मैं केसेस देख आपको काउंट सकता हूँ। करने पड़ेंगे, यही है मतलब। अभी अभी तो +1 वाला है, अभी सारे केसेस हमें काउंट करने पड़ेंगे। वी हैव टू काउंट ऑल केसेस, ठीक है। बहुत केसेस बनेंगे, वो सारे केस मुझे लगता है काउंट करना पड़ेगा, देन आ जाएगा। जैसे मान लो अभी के लिए मैं बोलूँ 2 2 2, है ना, फिर 0 0 0 0 0, फिर ऐसा हम तीसरा केस बनाए कि 3 3। इसके टोटल 2 कितने 2 2 केस नहीं बनेगा। ओ सॉरी, तो फिर अच्छा हम एक स्क्वायर में लिख दिया ना मैंने, तो नहीं नहीं नहीं, हमें तो यहाँ स्क्वायर के बारे में, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो मैं XI ऐसा लिख रहा हूँ, x1 x2। तो x1 x2 ट्रू तो नहीं हो सकता ना, द √2 ले नहीं सकते। ओ, फिर दिस इज नॉट द पॉसिबल केस, क्योंकि यहाँ सम ऑफ डायरेक्ट इंटीजर नहीं है, स्क्वायर का सम है। तो ये वो तो नहीं होगा, है ना। ये वाला पॉसिबल है कि +-1 वाला है। अब इसमें एक बार हम -1 ले, बाकी जैसे एक -1 फिक्स कर दे,
बाकी 1 है, ऐसा सोच सकते हैं जैसे है, तो एक ही -1 है, तो अब इसके कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए कितने बनेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही अब इसके टोटल कॉम्बिनेशन निकाल लो कि हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज दिस। फिर ऐसे ही 2 बार -1 लोगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 बार -1, 4 बार -1, 5 बार -1, वैसा। तो सारे केसेस आ जाएंगे, निकालिए इस तरह से, मुझे लगता है फिर सम कीजिए तो ही पॉसिबल होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, लेंदी तो है ही, तो करना तो है ही। यू हैव टू फाइंड, जैसे एक बार -1 लिया तो कितने हैं, तो फिर से वही 9 फैक्टोरियल अपॉन, अब 5 बार 1 है और 3 बार 0 है। यहाँ ऐसे ही 2 बार -1 ले लो, बाकी टाइम 1 ले लो, फिर 0 0 0, इस तरह का जो भी केसेस पॉसिबल जो सेटिस्फाई करे इसको हम लिख रहे हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6, इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके सारे केसेस काउंट कीजिए, आ जाएगा, बस थोड़े मेहनत करना आपको काउंट तो करके। एक केस वो और है 4,11। जैसे 4 1 1, हाँ मतलब और भी बनेंगे, वो तो मैं लिखा नहीं सारे केसेस। जैसे 4, तो 4 किसको लेंगे आप, मतलब 2 ना, x1 को, किसी एक को 2 ले लेंगे है ना, और बाकी 2 को 1 ले लेंगे। फिर वही -1 भी ले सकते हैं, +2 -2 भी ले सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज है वैसे तो। ठीक है ना, नेगेटिव लिस्ट आउट करेंगे। ही करने पड़ेंगे वो पेपर में सारे के सारे। हाँ वो केसेस निकाले करने पड़ेंगे इसमें कि 2 1 1, फिर बाकी सब 0, इस तरह से है ना, वन देन यू डू सिमिलर वे। तो ठीक है, काउंट करो सारे केसेस काउंट करो तो उससे हो जाएगा, बट आइडिया लग गया ना कैसे सॉल्व करना है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए तीसरा कह रहा है कि कंसीडर एन आईआईडी पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल, है ना, पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है x1 x2 xn, सपोज s इज फिक्स्ड, s इज फिक्स्ड सबसेट ऑफ 1 2 3 अप टू n। अच्छा, तो n आईआईडी रैंडम वेरिएबल है x1 x2 xn, अब मान लो s जो है वो फिक्स्ड है, suppose S is a fixed subset of 1 to n consisting of k distinct elements where k is from 1 to n। अच्छा, ओके, n एग्जैक्ट नहीं लेना है, फिक्स सबसेट है। अच्छा, तो यहाँ k को इंक्लूड नहीं किया है इन k को, मतलब खुद को सबसेट नहीं कंसीडर करना है यहाँ पे, मतलब s विल नॉट बी इक्वल टू दिस, इसका प्रॉपर सबसेट ले रहा है ना, यहाँ प्रॉपर सबसेट ले रहा है, तो बोल रहा है बताओ क्या होगा, I बिलोंग्स टू S। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये एक्सपेक्टेशन के एक्सप्रेशन में ये डिनोमिनेटर में गिवन है या फिर ना ना ना, अपॉन है, वो गिवन नहीं है, अपॉन है, रेशियो है, इट इज नॉट गिवन, गिवन नहीं है, अपॉन है। तो ये जैसे मान लो आप एस लेते हो फॉर एग्जांपल सेट कंटेनिंग 1 2 फॉर एग्जांपल, तो ये कुछ वैसा हो जाएगा कि x1 प्लस x2 और अपॉन में x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ये कहना चाहता है, इसका एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा। सर फिर इसका तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकालें। हाँ मतलब पॉसिबल क्या क्या है, एस क्या क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना, तब हो जाएगा।
इसने फिक्स कर दिया के एलिमेंट है, के 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। तो टोटल सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n, है ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितने होंगे, तो S में k एलिमेंट है, तो आप n चूज k, है ना। नहीं, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स में पूछ रहा हूँ, कितने सबसेट होंगे। S तो एक फिक्स सबसेट है, एक मिनट। S इज एक्चुअली 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे, तो वैसा NC1। 2 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट होंगे, NC2। तो k एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट होंगे, NCk। अच्छा, तो अभी के लिए एक काम करो, जैसे मैं चलो थोड़े एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मान लो S सिंगलटन 1 है, तो इसका क्या आंसर आएगा, व्हाट डू यू थिंक। तो x1 अपॉन x1 से लेके xn तक आ जाएगा। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं, ये कितना आएगा। ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम। इफ s इज 1, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 अपॉन x1 प्लस x2 अप टू xn, ये क्या होगा। ये निकाल पाएंगे, ये तो आसान है भाई। सर 1/n। हाँ, क्योंकि आप IID है ना, तो x1 x2 x3 सबका तो सेम ही रहेगा। मतलब अगर x2 अपॉन दिस, तो ये तो सिंपल IID है, तो इट्स अ 1 आउट ऑफ n। अगर S में k एलिमेंट है तो क्या आंसर आएगा, k/n। k बाई n, है ना। अगर S में S कोई फिक्स्ड है, इसने एक ये कहा ना, S कोई फिक्स्ड है एक्चुअली, इट्स नॉट वैरी नहीं कर रहा हो, फिक्स है, इसमें k एलिमेंट है, k कुछ भी हो सकता है 1 से n। तो अगर यहाँ x1 से लेके xk है, तो मैं अगर ऐसा कर दूं कि 1 2 3 अप टू k है, मान लीजिए k फिक्स एलिमेंट है, तो ये आएगा k बाई n। तो इसमें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, ये कैसे आया, जैसे आपको बताऊं, है ना, IID होने की वजह से क्या हो रहा है, x1 अपॉन समेसन xi इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 अपॉन समेसन xi एंड सो ऑन, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ xn अपॉन समेसन xi, सब इक्वल है, सबको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, सब इक्वल है। तो ईच हैज टू बी एक्सपेक्टेशन 1 बाई n, और k एलिमेंट है तो ऐड हो जाएगा k टाइम, तो k बाई n इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में आइए, क्योंकि S एक फिक्स्ड सबसेट है, कोई फिक्स इसमें k एलिमेंट है,
और उसमें k एलिमेंट है, तो इसका आंसर k बाई एन हो गया। तो k बाई एन फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में assume that xi have mean mu, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब j कोई नंबर है जो s में नहीं है, सो दैट द कोरिलेशन बिटवीन समेशन ऑफ xi I belongs to x s into xj एंड समेशन xi दिस लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ये भी आसान है ना। तो कोरिलेशन निकालना, पहले कोवेरियंस निकाल लो फिर कोरिलेशन आ जाएगा। तो हम पहले कोवेरियंस फाइंड करते हैं, पहला पार्ट तो हो गया ना, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। देखो तो अभी के लिए कुछ फिक्स कर लो फॉर द टाइम बीइंग, है ना। वी अज्यूम एस इज 1 2 3 के, इसे बोलते विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, है ना। इसमें के एलिमेंट है ऐसा मान लिया। इसने कहा जे डज नॉट बिलोंग टू एस, तो जे अभी के लिए फॉर द, है ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी अज्यूम इट इज के प्लस वन। कोई एक एलिमेंट होगा, मान लेते हैं के प्लस वन। नाउ अब आप वर्क कर पाएंगे। तो आपको अब बोल रहा है कि को रिलेशन निकालना है किसके बीच का, तो x1 से लेके xk तक इंटू एक्स के प्लस वन कॉमा वही x1 से लेके xk तक। निकालिए जरा कोवेरियंस, पहले कोवेरियंस निकाल लीजिए फिर कोरिलेशन तो आ ही जाएगा वेरियंस के स्क्वायर रूट से डिवाइड करके। सो क्या आप कोवेरियंस निकाल पाएंगे? निकाल लो, हो जाएगा। फिर डिवाइड, है ना, कोवेरियंस आपको सर ये ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है आपने? क्या ये जो ग्रुप बी के ऊपर, मतलब बी के ये ऊपर। यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, देखो हमने ये कहा कि S इज अ सेट कंटेनिंग 1 to k एंड J हम मान लेते हैं k प्लस वन। इसने क्या कहा है आपको निकालने के लिए, कोवेरियंस ऑफ समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to k इंटू में एक्स जे, तो जे मैंने k प्लस वन को ले लिया है, ये है। तो ये बाहर भी कर सकते हो आप, ये अलग है। कॉमा नेक्स्ट है समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to k। मैं कह रहा हूँ कॉमा है, कोवेरियंस निकालना है इन दोनों के बीच का, इसके और इसके बीच का कोवेरियंस फाइंड करना है आपको। निकाल पाएंगे? देखिए निकाल पाएंगे भाई कि नहीं? कोवेरियंस निकालना आता है? अभी के लिए तो ये मान लो कि चलो समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to k टी है, तो आपको पता होना चाहिए कि टी जो है एंड एक्स के प्लस वन आर इंडिपेंडेंट, यही होगा ना। तो अभी इन्होंने के को ही फिक्स कर रखा है ना, हमने तो ऐसा लिया है। तो
तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कोवेरियंस बिटवीन एक्स के प्लस वन इंटू टी कॉमा टी क्या होगा? अब आप इसको ओपन कर लो चलो। तो एक्सपेक्टेशन एक्स के प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस एक्स, अच्छा इसको अलग अलग हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग हो जाएगा। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो ये टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा। ना आपको प्रूव करना है कि ये इसके बीच होगा, तो कोई इनइक्वालिटी यूज करना होगा। डिवाइड कीजिए इसको, है ना, कोवेरियंस वेरिएंस से, तो क्या आएगा? मतलब कोवेरियंस ऑफ, जैसे ये नया नाम दे दो ना, T1 T2 टाइप का रख दो चाहो तो, लेट्स से T1 T2 कर दो, तो अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ T1 वेरिएंस ऑफ T2। तो ये दिखाना है कि इसका जो मॉड्यूलस है, जैसा ये कह रहा है कि 1/रूट के प्लस वन से कम ही होगा, तो कैसे दिखाएंगे आप? सो कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी अगर लगाएं तो क्या होगा? तो पहले इसके लिए वेरिएंस निकालना पड़ेगा, इसका वेरिएंस निकाल पाएंगे? हाँ निकाल सकते हैं, इसका वेरिएंस इसका वेरिएंस निकाल सकते हैं, ये निकाल कर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये प्रूव करना है ना, दिस वी हैव टू प्रूव। तो पहले आपको कोवेरियंस निकालना है एंड देन, और यहाँ पे x1 x2 xn है क्या? IID है बस, और क्या है पता नहीं। ओके तो ये कोई इनइक्वालिटी से प्रूफ होगा, है ना, कोई इनइक्वालिटी हमें यूज करना पड़ेगा, उससे प्रूफ होगा। बताओ भाई, आगे कर पाओगे? ट्राई करके देखो, कोई इनइक्वालिटी यूज होगा, बताओ। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, एक बार देख लो। तो ये क्या है, 3 था इस सेक्शन में, ग्रुप में, अच्छा
है ना, ये कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी से प्रूफ हो जाएगा, उसका देख लेना है। कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी आता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, देखो क्या होता है, आइडिया है आप लोगों को। सो कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी से ये प्रूफ आ जाएगा, कुछ देर पहले ही बोला था, उससे आ जाएगा आगे, है ना, उससे प्रूफ हो जाएगा। सो कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी लगाना पड़ेगा, देन आ जाएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट कह रहा है आपको कि x1 x2 xn भी IID रैंडम वेरिएबल, Sn है x1 x2 xn का सम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिटर्मिन वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, है ना। सो ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, अच्छा। सो x1 x2 xn आई रैंडम Sn है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटर्मिन वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन इन ईच केस। बताओ भाई, देखो। सो कह रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है बताओ, और इसका रीजन बताओ। Sn है एक्सपोनेंशियल विथ मीन n, Sn सम ऑफ xi है, और xi इज IID है, तो x1 x2 xn ये IID है, कुछ PDF होगा, है ना। अब ये हमें बोल रहा है कि जो x1 प्लस x2 प्लस xn है वो खुद एक्सपोनेंशियल है मीन n, तो रेट 1/n, देन ईच xi एक्सपोनेंशियल होगा, बताओ। अगर सम ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल है तो क्या ईच xi एक्सपोनेंशियल होगा, ऐसा कोई रिजल्ट है। अच्छा, अगर आपको बताऊं कि mgf ऑफ x1 x2 xn क्या होता है जी, याद है, जब x1 x2 xn IID है तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना आएगा, mx1t की पावर n, ये होती है, देख लो mx1, क्योंकि खोलोगे तो e की पावर ना प्रोडक्ट होगा, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, IID है तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा। अब मान लो चलो ये इक्वल है, तो mgf ऑफ, है ना, ये बता रहा है एक्सपोनेंशियल विथ, तो यहाँ पे मीन n है, तो मुझे आप लोग इसका mgf बता सकते हो क्या, कि आपको याद है कि व्हाट इज द mgf ऑफ दिस Sn,
mgf ऑफ Sn क्या होगा, जो Sn है उसका mgf क्या होगा, Sn का mgf क्या है? ये तो याद होगा भाई, एक्सपोनेंशियल का mg, एक्सपोनेंशियल लैम्डा का mgf क्या होता है जब वन मीन है? माइनस टी लैम्डा की पावर माइनस तो इसका जो आएगा 1/1 माइनस एन टी आएगा। हाँ वही जो आप कह रहे हैं ना, तो 1/1 माइनस एन टी लैम्डा टी, जब लैम्डा मीन है तो 1/1 माइनस लैम्डा टी होता है। तो ये हो गया। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये क्वांटिटी आपका इक्वल है 1/1 माइनस एन टी, ये जो आप कह रहे हैं 1 माइनस एन टी की पावर -1, और वो mx1 t की पावर n है। तो यहाँ से जो mx1 t आएगा निकाल लोगे, सो आ जाएगा 1 माइनस एन टी की पावर -n। तो x1 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा बताइए आप, ये कुछ है, कोई रिजल्ट है यहाँ पे कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा डायरेक्ट? था ना 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, ये क्या होता है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल विथ मीन n का मतलब है गामा 1, n ना, यही है जी, देख लो गामा 1, n यही होता है। अल्फा को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो तो 1 माइनस बीटा टी गामा अल्फा बीटा होता है, तो ये कुछ उस टाइप का होगा गामा में n, n टाइप का। या देखो इट्स नॉट लाइक कि गामा कौन सा नोटेशन है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। सो यहाँ मीन जब बीटा होता है तब केस में, सो मीन जब हाँ n होगा, तो कौन से वाला गामा वो आपको देखना है, कौन से वाला गामा है। तो ये n, n हो जाएगा, यस। तो लग तो रहा है ट्रू है। अब ये कह रहा है कि ओ, लेकिन दिक्कत है ना, हम लोग ऐसे इन्वर्स तो जानते हैं, ये ऐसा है लेकिन मीन 1 होगा। अच्छा यहाँ से मीन क्या आएगा xi का, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या निकलेगा? मीन निकालना आता है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, t को 0 पुट करो, या यहाँ पे जो मीन निकालोगे तो क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा अपॉन बीटा 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, जब mgf होता है तो इसका मीन कितना आएगा, अल्फा बीटा। अच्छा मीन तो अल्फा बीटा होगा, देख लो जी, मीन अल्फा बीटा होता है ना इस केस में। इसी में आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में, और टी को 0 रख दो, बोला n² आएगा, है ना। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर आप x1 निकालोगे तो n² आएगा। देखो mgf से मीन निकालना आता है ना, डिफ्रेंसिएशन करो और t को 0 करो, नहीं तो इससे नोटेशन में ध्यान रखना पड़ेगा क्या है। 1 में बीटा टी की पावर माइनस अल्फा है तो इसका मीन आता है अल्फा बीटा, तो ये आएगा n आएगा। तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1 कह रहा है, यहाँ n² आएगा, तो ये गलत कह रहा है। अब अगर Sn एक्स बाइनोमियल nk, p है तो xi बाइनोमियल kp होगा। तो ये इसी लॉजिक से आ जाएगा, इसी रिजल्ट से ये भी आ जाएगा, यही रिजल्ट आप यूज करो। तो सम क्या होगा ये है, तो इसका mgf क्या होता है 1 माइनस बाइनोमियल np का mgf क्या होता है, p प्लस हम्म 1 माइनस p प्लस p e की पावर t ऑफ k, मतलब q प्लस p e की पावर t इसकी पावर k n, है ना। तो यहाँ हाँ पे बाइनोमियल np है तो यहाँ होगा nk हो जाएगा पावर में, 1 q प्लस p e की पावर t इसकी पावर nk हो जाएगा। अब यहाँ n ये इसके इक्वल है तो n कट जाएगा, हटा दो पावर में, तो बचा k, तो q प्लस p की पावर t की पावर k, मतलब x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल k कॉमा p आएगा, तो ये सही है। सो पहला गलत है, दूसरा सही है, देख लो। ठीक है जी।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बस इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। आइए इस क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको बता रहा है कि U1 U2 UN IID है और ईच हैविंग यूनिफॉर्म 0-1 डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म 0-1 है इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन। कर पा रहे हो कि नहीं? देखिए जी, आपको ये पता होगा ना कि ईच यू आई यूनिफॉर्म 0-1, तो ये क्या है? एक्स तो कहीं ना कहीं यू का फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है और वाई कहीं ना कहीं यू का nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो मुझे आप बताइए एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये तो रैग थ्योरम है ना। बीटा हाँ, बीटा ये 1, n और ये है बीटा n,1, यही ना। तो उससे हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इवेलुएट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। अच्छा, तो एक काम करना पड़ेगा, तो ज्वाइंट निकाल के कर लें तो भी हो जाएगा, है ना। तो उससे हो सकता है, नहीं तो कोई शॉर्टकट है क्या? हम ये बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, है ना। तो इंडिपेंडेंट नहीं है तो U1 और यहाँ UN है, मतलब दिस इज समथिंग लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स गिवन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। ये कितना आएगा? ये सब्जेक्टिव है ना, तो मुझे लग रहा है कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। तो अभी आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जैसे मैं बता रहा था ना उस दिन, कि ज्वाइंट PDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये तो आपको पता ही है कि फर्स्ट और nth का ज्वाइंट क्या है। ज्वाइंट निकल जाएगा, तो ज्वाइंट आपको पता है, तो ये कंडीशनल निकालना पड़ेगा। तो हमें कंडीशनल PDF निकालना पड़ेगा U1 गिवन UN का। तो कैसे निकलता है? ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, है ना।
UN का अपॉन किसका मार्जिनल, मार्जिनल तो ऑलरेडी पता है, तो PDF ऑफ गिवन, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं आ जाएगा, तो ये थोड़े लेंदी प्रोसेस तो है बट आ जाएगा। तो ये अप्रोच है कि पहले ज्वाइंट निकाले, ज्वाइंट का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के ज्वाइंट PDF का, फिर ज्वाइंट से मार्जिनल आएगा, मार्जिनल से कंडीशनल आ जाएगा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। ये कर सकते हो, यही लग रहा मुझे। सेम चीज़ इसके लिए भी है। अब यहाँ जब आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के मार्जिनल से डिवाइड करोगे तो गिवन फर्स्ट हो जाएगा, तो UN गिवन फर्स्ट हो जाएगा। तो सिमिलर अप्रोच है, ये जैम वाला क्वेश्चन जैसा है, लेकिन अप्रोच वही है, थोड़े से कैलकुलेशन है, तो आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। 6 देखिए, सो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज इंडिविजुअल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज C1 C2 C3 P square 1 minus P square 2P into 1 minus P with the respective population proportions where P is 0 1. So a random sample of n individual is selected from the population, random sample of n individuals, अच्छा रैंडम सैंपल ड्रॉ किया n इंडिविजुअल का, तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, एंड द कैटेगरी ऑफ ईच सेलेक्टेड इंडिविजुअल रिकॉर्डेड। for I from 1 to 3, so xi denote the number of individuals in the sample belonging to category CI। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x1 मतलब कि इंडिविजुअल बिलोंग टू C1, तो वो तो टोटल सम कर देंगे, P स्क्वायर अपॉन टोटल सम हो जाएगा, उसमें क्या है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, अच्छा तो टोटल सम शायद 1 आएगा ना, तो ठीक है। xi डिनोट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द सैंपल, आपने n ड्रॉ किए इंडिविजुअल, बिलोंग टू कैटेगरी CI। अब u ने डिफाइन किया x1 प्लस x3/2, तो कह रहा है क्या u सफिशिएंट है p के लिए, जस्टिफाई योर आंसर, सो दैट द मीन स्क्वायर एरर ऑफ u बाई n इज p इंटू, तो ये एक्चुअली सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। सैम्पलिंग में आपको दे रखा है पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस एंड देन p का सफिशिएंट एस्टिमेटर आपसे पूछ रहा है। बताइए जी, एक्स इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल। देखिए आपको पता है जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ईच आउटपुट के पास 2 पॉसिबिलिटी है, सक्सेस या फेलियर।
यहां पे 3 पॉसिबिलिटी, बाइनोमियल मतलब 2 पॉसिबिलिटीज, ट्राइनोमियल मतलब 3 पॉसिबिलिटीज। तो कोई भी आप, जैसे आपने n इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है तो क्या हो सकता है, या तो C1 का होगा या C2 का या C3 का, 3 पॉसिबिलिटी है। तो आपको याद है कि जैसे मान लो हम क्या कहते हैं, कॉइन को 10 बार टॉस किया, या तो हेड आएगी या टेल आएगी, तो उसका नंबर ऑफ हेड्स क्या फॉलो करता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब 2 पॉसिबिलिटी या 3 पॉसिबिलिटी कर दो, जैसे C1 C2 C3, तो अब इन ट्रायल्स हैं और देर आर 3 ऑप्शंस, तो ये क्या फॉलो करेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फर्स्ट कैटेगरी। जैसे यहाँ पे x1 है, तो x1 क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन C1, तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं क्या मुझे आप लोग? हाँ जी श्रीकांत, आपको समझ आ रहा है? x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम कैटेगरी C1, तो ये एक्चुअली होगा बाइनोमियल नंबर ऑफ आउटकम। ये है C1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अच्छा 1/3 नहीं, यहां दे रखा है ना, p² बाई, सो इट्स अ p²। ऐसे ही आप x2 की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो बाइनोमियल n, 1 माइनस p²। x3 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे सो n, 2p इंटू 1 माइनस p हो जाएगा। अच्छा अगर ज्वाइंट इफ यू टॉक, सो x1 x2 x3 का ज्वाइंट क्या होगा, है ना, तो x1 x2 x3 है, उसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या आएगा, तो ये होगा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या बोलो आप ट्राइनोमियल। दिस इज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p², 1 माइनस p², 2p इंटू 1 माइनस p, ये जो पैरामीटर्स हैं। अब ये आपके पास ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल में आपको निकालना है क्या, सफिशिएंट एस्टिमेटर। ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है कि नहीं, सफिशिएंट क्या होता है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन u इज इंडिपेंडेंट ऑफ p। तो मेनली अगर मैं ये देख लूं कि इन x1 x2 x3 गिवन u, क्या ये रैंडम वेरिएबल होगा, u इज इक्वल टू समथिंग, मान लो k, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ p। अगर ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं तो हम लोग आएंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम आप जानते होंगे, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा लीजिए। तो एक काम करो, इसका आप PMF लिख लो एंड देन यू अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम। मुझे लगता है ये सफिशिएंट होगा, क्योंकि x1 प्लस x3/2 है, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम पे फिट नहीं होगा। और वैसे अगर लिखना चाहोगे आप, कुछ फिक्स कर लो, जैसे लेट से मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, x2 इज 0, लेट से x3 इज 2 ले लो, तो यहाँ होगा गिवन u की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, 0 प्लस, है ना, या 1 ले लो चाहो तो, यहाँ पे तो 1 ले लोगे तो x1 है ना, तो 1 प्लस 2/2 मतलब ये हो जाएगा 2। अब चेक करो, तो मैं अगर ये फाइंड करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस विल डिपेंड ऑन p, दिस विल डिपेंड ऑन p। तो इससे क्या प्रूव होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डेफिनेशन याद है सफिशिएंट का, कि t सफिशिएंट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 xn गिवन t इज इंडिपेंडेंट ऑफ p। तो यहां से आ जाएगा, तो ये डिपेंड कर रहा है ऑन p, ये p पे डिपेंड कर रहा है, करेगा मतलब ऐसा, तो अब चेक करना है आपको। तो ये पहला तो आउट हो जाएगा। अब दूसरा है कि सो दैट मीन स्क्वायर एरर ऑफ u/n, तो आपको याद होगा मीन स्क्वायर एरर कैसे फाइंड करते हैं आप, तो मान लो u/n को अभी के लिए t मान लेते हैं, तो क्या होता है मीन स्क्वायर एरर ऑफ t, तो एक्सपेक्टेशन t माइनस p, ये निकाल लो, तो एक्सपेक्टेशन u/n माइनस p, n तो कांस्टेंट है तो n बाहर कर लो, एक्सपेक्टेशन अपॉन n तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा माइनस p। कैन यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ u, क्या हम u का एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 अपॉन 2, तो ये जस्ट समझने के लिए लिखा था। x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बाइनोमियल n, p², तो इसका मीन कितना होगा n, p²। x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या, x3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बाइनोमियल n, दिस क्वांटिटी, तो ये एक्सपेक्टेशन आ जाएगा n, यहाँ n कैपिटल है, n इंटू 2p इंटू 1 माइनस p, यहाँ ऑलरेडी 2 है, ठीक है।
नाउ u बाई एन भी तो था यहाँ। अच्छा हमें तो पहले मैं तो u निकाल रहा हूँ, EU निकाल रहा हूँ जस्ट मैं, ठीक, फाइंडिंग EU। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो ये तो कुछ ऐसा आ रहा है। बट हम किसको एस्टिमेट कर रहे हैं, p को एस्टिमेट कर रहे हैं। u, सर एक थर्ड वैल्यू भी तो थी, हाँ np स्क्वायर प्लस n इंटू 2, एक थर्ड वैल्यू भी तो थी प्लस में। थर्ड वाली क्या थी? 3 थे ना ये ट्राइनोमियल। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है ना, इसमें तो 2 ही है ना, ओके, हम u का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। अच्छा ओके, मैं टोटल का निकाल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे u बाई एन किसका एस्टिमेटर है, मीन स्क्वायर एरर तो एस्टिमेटर के टर्म में आता है। सो u क्या p का एस्टिमेटर है, तो क्या हम p बाई एन का एस्टिमेटर निकाल रहे हैं, मुझे लग रहा है p बाई एन का निकाल रहे हैं शायद। सो अगर मैं p बाई एन लिख दूंगा, अगर मैं n रख दूं अपॉन में, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। सो अगर हम p को एस्टिमेट कर रहे हैं थ्रू t तो p घटाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन क्या था, है कि फाइंड द मीन स्क्वायर एरर ऑफ u बाई एन। अच्छा, सो दैट द मीन स्क्वायर एरर ऑफ u बाई एन इज दिस क्वांटिटी p इंटू 1 माइनस p बाई 2n। ओ नहीं, आई थिंक यहाँ पे कोई और क्वांटिटी होगा, p के बजाय u बाई एन है ना, एंड u वाज व्हाट, u इज दिस वन। अच्छा, तो u अगर ये है 3p बाई 2, सो u बाई एन इज एस्टिमेटिंग व्हाट, क्वेश्चन ये है कि u बाई एन किसको एस्टिमेट कर रहा है। अच्छा एक काम करता हूँ, रुको यहाँ से। अच्छा अभी हम e ऑफ u निकाल रहे थे ना, तो ये फाइनली जो बन के आएगा ना, वो क्या बन के आएगा जो मैं लिख रहा था अभी, n इंटू पी स्क्वायर, और ये था 1/2 पहले से बाहर है, n इंटू 2p 1 माइनस पी, 2 कट गया, तो n कॉमन ले लोगे तो ये तुम्हें लग रहा है np ही बचेगा खाली, देखो पूरा सिंप्लीफाई कर लो। तो वैसे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u बाई एन p आ गया तो अनवाइस एस्टिमेटर हो गया, इसका मतलब u बाई एन एक्चुअली नॉट एस्टिमेटिंग p, वो किसी और को एस्टिमेट कर रहा है। वो किसको एस्टिमेट कर रहा है वो देखना पड़ेगा। u बाई एन इज है ना, सैम्पल प्रोपोर्शन है ना। देखो यहाँ से तो मुझे ये मिल रहा है e ऑफ u तो np मिल रहा है, तो वैसे तो p आ जाएगा। तो अगर आप बोलोगे तो अनबायस एस्टिमेटर है, तो अनबायस एस्टिमेटर मीन स्क्वायर एरर वेरिएंस के इक्वल होता है। अच्छा, तो अगर ये अनबायस एस्टिमेटर में, ठीक है। अच्छा मैं क्या, ओहो मैं बायस निकाल रहा था पहले, जो निकाल रहा हमें तो मीन स्क्वायर एरर निकालना है ना, तो मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर ऑफ u बाई एन, ठीक है, इट इज एस्टिमेटिंग p एक्चुअली। तो ये होगा एक फॉर्मूला था ना, वेरिएंस ऑफ u बाई एन प्लस बायस ऑफ दिस होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा ना एमएससी का। तो यहाँ चूंकि ये तो अनबायस एस्टिमेटर हो गया, u बाई एन इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ p, तो ये बायस तो जीरो हो गया, तो आपको इनडायरेक्टली निकालना है वेरिएंस ऑफ u बाई एन, एन तो कांस्टेंट है बाहर कर लो, तो 1/n वेरिएंस ऑफ u। अब ये u का वेरिएंस निकाल सकते हो जी, निकालो, जैसे मैंने मीन निकालो वैसे वेरिएंस निकालो, पुट कर दो, तो यही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अब ये आएगा p इंटू 1 माइनस पी बाई 2n, ठीक है, तो ये आ गया। तो ये पहले मैं बायस निकाल, एक्चुअली पहले जो निकाल रहा था ना, अब देखा था वो लिखा था ना मैंने, e ऑफ t माइनस पी, ये तो बायस है, बायस में t को निकाल रहा था, तो ये तो मेरा p माइनस पी जीरो आ जा रहा था। तो वही मैं सोच रहा था कि जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये लाना था, क्योंकि मैं बायस निकाल रहा था, मुझे तो एमएससी निकालना है, एमएससी का तो ये फॉर्मूला वो बायस था, तो बायस जीरो है, तो ये वेरिएंस निकालोगे इसका तो आ जाएगा।
ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए। सो सर अब नेक्स्ट क्लास में करें? हाँ, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में करते हैं, 1.5 घंटा इतना हो गया। तो हमने अभी 6 क्वेश्चन पीएसबी 2020 वाला पार्ट किया है, तो कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। सर कल है क्लास? हाँ, कल होगी क्लास, सर क्योंकि अभी मैं हूँ। सर एमएससी डेटा साइंस की क्लास की